भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना कृत व्याकरण प्रवेशिका, और व्याकरण प्रवेशिका में जान रहे हैं बाबूराम सक्सेना संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका लिख दे रहे हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन चल रहा है। प्राकथन, ठीक है, प्राकथन चल रहा। प्राकथन में मान चलिए 11वां आज है पतंजलि। पतंजलि महाराज का जीवन वृत्त सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद स्थान देखेंगे, उसके बाद रचनाएं देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपको जो ये अपना प्रमाणित बुक है श्री बाबूराम सक्सेना, तो इन्हीं के अनुसार यही प्रमाणित बुक आपका चयन बोर्ड मानता है और बाकी नहीं। ठीक इसी आधार पर हम लोग को चलना है। आज देखा जाए तो भाग 9 है, ये सब निःशुल्क बैच है, ठीक है, कोई इसमें शुल्क दे है ही नहीं, ठीक है। चलिए, जीवन वृत्त, इसमें समय आपका है, समय क्या है 150 ईसा पूर्व में माना जाता है इनका। और पतंजलि ने वार्तिकों का आश्रय लेते हुए अष्टाध्यायी की सर्वांगीण व्याख्या जो है, पतंजलि ने वार्तिक जो लिखे गए थे अष्टाध्यायी या और भी सूत्रों के अनुसार सर्वांगीण व्याख्या किया, और वो अपनी व्याख्या अष्टाध्यायी के आधार पर महाभाष्य में करके अष्टाध्यायी की व्याकरण जो मंदिर में सुप्रतिष्ठित किया। कहने का मतलब अष्टाध्यायी जो व्याकरण है, अष्टाध्यायी जो व्याकरण लिखे हैं, हाँ, लिखा गया है, उसी के आधार पर महाभाष्य भी अपनाए सर्वांगीण व्याख्या किए हैं पतंजलि। पाणिनि महाराज के जो अष्टाध्यायी है उसी के आधार पर महाभाष्य भी लिखे हैं पतंजलि। अब पतंजलि देख लीजिए, पतंजलि का नाम मिलता है कई और इनका नामकरण हुआ। जैसे प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होता है इनका नाम। कोई कहता है गोणिका पुत्र हैं, कोई कहता है अहिपत हैं, कहीं कहता है गोनरदीय हैं, हाँ, फणिभृत हैं, शेषाही हैं। ठीक 5 नामों से और जानते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग जानते रहिएगा। अब इनका माता का नाम है गोणिका। क्या है? कोई गोणिका पुत्र कहता है, गोणिका पुत्र, ठीक है। पतंजलि को गोणिका पुत्र कहे जाते हैं। पतंजलि जो है कश्मीर देश के थे, कुछ कहते कश्मीर के थे, कुछ कहते गोंडा के थे। गोंडा मतलब अयोध्या गोंडा। कुछ मीमांसक जो है कहते हैं कश्मीर से हैं। आधुनिक विद्वान कुछ मानते हैं गोनर्द मतलब गोंडा, अयोध्या जिला में आता है, ठीक है, गोनर्द। पुष्यमित्र जो है काल में इन्होंने उन्हीं के दरबार में रहते थे, शुंग राजा उन्हीं के दरबार में विराजमान थे। तब तक पतंजलि उसी समय मिलिंद जिसको कहते हैं ने अयोध्या पर मध्यमिका में एकदम अयोध्या के बीच पर आक्रमण कर दिया। तब उस समय यह पुष्यमित्र शुंग के यहाँ दरबार में पतंजलि रहा करते थे। पहले जितने विद्वान थे किसी न किसी दरबार से अटैच होना पड़ता था, और बहुत दयनीय स्थिति थी विद्वानों की। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत तो मिलते थे लेकिन सम्मान मिलते, लेकिन जो है पैसा और पैसा बहुत कम मिल पाता था। जान लीजिए, कोई सोना दे देता था, कोई चांदी दे देता, कोई दाल चावल दे देते थे। कहने का मतलब पैसा बहुत कम मिल पाता था। स्थिति ठीक नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। आप चाहे भर्तृहरि के जीवन वृत्त में पढ़ेंगे तो उसमें है, ठीक है। और इन्होंने पुष्यमित्र राजा के यहाँ रहते थे दरबार में पतंजलि।
और उसके बाद एक बार मिलिंद ने अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। तो इसीलिए कहने का मतलब जब अयोध्या पर आक्रमण किए थे उस समय पुष्यमित्र राजा शुंग जो है, शुंग राजा जो है दरबार में, उन्हीं के दरबार में थे। तो कहने का मतलब राजा कहाँ के थे? अयोध्या के थे, अयोध्या में ही हुआ होगा। तब अयोध्या में जब थे तो अयोध्या के ही निवासी, इसीलिए इनको गोंडा के निवासी मानने लगे कुछ विद्वान। और कुछ विद्वान कहते हैं नहीं भैया कश्मीर देश के हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा सा प्राचीन जो महाकवि लोग हैं इनका थोड़ा सा जानना जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे ऐसे मीमांसक हैं, ऐसे ऐसे जानकारी जो स्रोतों के अनुसार मिलता रहता है, हाँ, तो वही जानकारी बताया जाता है, क्योंकि बहुत प्रमाणित जानकारी नहीं मिल पाती है, जान लीजिएगा, ठीक है। चलिए इनके रचनाओं के विषय में देखते हैं कि कितनी रचनाएं प्राप्त हुआ है और कौन कौन प्रमाणित है, कौन क्या है, ठीक है। हाँ, पतंजलि की कुछ रचनाएं हैं, देख लीजिए इसको। महर्षि पतंजलि की रचनाएं, सबसे पहले लिखे महाभाष्य लिखे हैं, फर्स्ट क्लास महाभाष्य की रचना कर दिए हैं। और अष्टाध्यायी की जो विस्तृत व्याख्या है वही महाभाष्य, कहने का मतलब। और पातंजल योग सूत्र पर लिखे हैं, योग दर्शन जिसको कहते हैं। सामवेदीय निदान सूत्र लिखे हैं। महानंद काव्य ये भी लिखे हैं। चरक संहिता का परिष्कार, 5 रचनाओं का विशेष वर्णन किए हैं, और भी आगे हो सकता मिलते हैं। और इन्होंने इसके साथ जो है पतंजलिकृत शब्दकोश, सांख्य शास्त्र, आर्य पंचशती, और उसके बाद परमार्थ शास्त्र, रसायन शास्त्र, लोक शास्त्र, लोह शास्त्र का उल्लेख किया है। परंतु इनकी प्रामाणिकता में कुछ कहना संभव नहीं है। मैक्स मूलर ने षड गुरु शिष्य का एक वचन उद्धृत किया है। योग दर्शन और निदान सूत्र को ही पतंजलि की रचनाएं और मानते हैं। समुद्रगुप्त ने कृष्ण चरित्र की प्रस्तावना में लिखा है, पतंजलि ने वाणी शुद्धि के लिए महाभाष्य के लिए शरीर शुद्धि और चरक संहिता धर्मगुरु का निवेश किया है, ठीक है, और योग दर्शन लिखा है। इसी प्रकार से इनका समय है। अब जो आपको और जानकारी थी, मतलब विशेष रूप से जानना चाहिए, उसको मैंने लिख दिया है। बहुत ज़्यादा अंदर में पढ़ने से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। पतंजलि को जो है, और इसमें लिखा गया है त्रिमुनि मानते हैं इनको। परवर्ती जो वैयाकरण है तीनों, इनको त्रिमुनि मानते हैं तीनों लोग को। त्रिमुनि, त्रिमुन का मतलब जानते हो, त्रिमुन हम इसीलिए जब कात्यायन पढ़ा रहे थे या महर्षि पाणिनि पढ़ा रहे थे तब भी बता दिए थे। त्रिमुनि, त्रिमुनि यही तीनों हैं। त्रिमुन कहते हैं 3 ऋषियों को। अब 3 ऋषि कौन कौन हैं? पाणिनि हैं, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, और महर्षि पतंजलि। ठीक है, इनको त्रिमुनि के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनका आप जन्म देखेंगे तो 450 ईसा पूर्व। अब कुछ विद्वान 500 मान रहे, 400 मान रहे, उसकी बात छोड़िए, ठीक है। 450, इनका 350 ईसा पूर्व मानते हैं, और इनका 150 ईसा पूर्व मानते हैं। ईसा पूर्व मानते हैं, ठीक है। इन्हीं को त्रिमुनि कहा जाता है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और कुछ मिलता है तो आपको अवश्य बताने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है।
पाणिनि कात्यायन पतंजलि, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास लिख डालिए। अब हम देखेंगे ब्राह्मण, पॉइंट नंबर ब्राह्मण, अभी तक ग्राह्मण चल रहा था, ब्राह्मण चलेगा, ठीक है। हाँ, अब पतंजलि के बाद देखिए 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 7वीं शताब्दी में जयादित्य और वामन दोनों ने मिल करके एक टीका लिखे हैं। उस टीका का नाम है कशिका, और उस टीका का नाम है कशिका, और लेकिन यह अष्टाध्यायी पर टीका लिखे, अष्टाध्यायी पर टीका इन्हों दोनों लोग लिखे हैं, ठीक है, वही बात है। जयादित्य और वामन दोनों मिल करके कशिका नामक एक टीका लिखे हैं और अष्टाध्यायी पर। उसके बाद और इस टीका को एकदम सरल सर्वांगीण, एकदम सरल एवं सर्वांगीण वृत्त टीका लिखे हैं। टीका कैसे है? सर्वांगीण है। उसके बाद जयादित्य के समय 660 है, जयादित्य का समय 660 है। इस जयादित्य का समय 660 है, 7वीं शताब्दी के लिखे थे साथ में। उनकी उप टीकाएँ जो हैं, इनकी उप टीकाएँ देख लीजिए कौन है। ये भी 2 भागों में है उप टीकाएँ, न्यास जितेंद्र बुद्धि और पदमंजरी। जितेंद्र बुद्धि, जितेंद्र बुद्धि न्यास पर लिखे हैं, और हरदत्त जो है पदमंजरी पे लिखे हैं। हरदत्त पदमंजरी पे लिखे हैं। हरदत्त ने पदमंजरी पे लिखा है, जितेंद्र बुद्धि ने न्यास पे लिखा, एक उप टीका लिखे हैं, ठीक है। इसी समय के आसपास 660 के आसपास कह रहे हैं। और क्या है आगे देख लीजिए। आसपास इसी के महाभास टीकाकार भर्तृहरि भी वाक्पदी लिखे थे। दार्शनिक महाभास के टीकाकार महाभाष्य के टीकाकार, महाभाष्य के टीकाकार कौन है? दार्शनिक विवेचन, महाभाष्य के जो टीका लिखा गया है, कहने का मतलब इनका कहाँ गए, पतंजलि लिखे हैं महाभाष्य न, तो उसी पे टीका लिखा गया है। कौन लिखे हैं? भर्तृहरि जी लिखे हैं, भर्तृहरि लिखे हैं। भर्तृहरि ने वाक्यपदी में लिख दे हैं अपने, वाक्यपदी व्याकरण ग्रंथि ये भी है, इसीलिए कहा जाता है, आप समझ लीजिए
क्योंकि महाभास पतंजलि ने महाभास लिखा है, और महाभास कहाँ से लिया है? अष्टाध्यायी से लिया है। अष्टाध्यायी से ही ये टीका लिखे हैं। अब इनके महाभास के टीका से जो पतंजलि लिखे हैं महाभास टीका, यह अपनी वाक्पदी भाषा में वाक्यपदी में लिख दिए भर्तृहरि साहब। ठीक है, वही बात है। आगम वाक्य प्रकीर्ण यह तीनों कांडों कारिकाओं का जटिल स्फोटवाद माना गया है। आगम वाक्य प्रकीर्ण, आगम वाक्य आगम वाक्य प्रकीर्ण प्रकीर्ण यह तीनों जो है टीका, तीनों आगम वाक्पदी में तीनों कांडों में यह जटिल सुलझाए गए हैं, जटिल समझाए गए हैं अच्छे से। ठीक है, और क्या है? तीनों कांडों में यह कारिका है, जटिल प्रश्न सुलझाए गए हैं तथा स्फोटवाद और शब्द को ही संसार में विवर्तित करने का प्रतिपादन किया गया है। चीनी यात्री एक लोग हैं, आप समझ लीजिए, चीनी यात्री हैं हिन सॉन्ग। हाँ, ये कह रहे हैं जो भर्तृहरि के वाक्यपदी हैं, वह वाक्यपदी तो व्याकरण ग्रंथ है ही, आप लोग पहले से ही जानकारी होगा, नहीं होगा तो आप लोग जानकारी जान लीजिएगा। वाक्यपदी यह व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, और यह वाक्यपदी जो है इसमें तीन चीज बातों को सुलझाए हुए, आगम वाक्य प्रकीर्ण, आगम वाक्य और प्रकीर्ण, ये तीन बातों को बढ़िया ढंग में समझाए। तीन कांडों में कारिकाओं में यह अत्यंत प्रश्न सुलझाए गए हैं, स्फोटवाद शब्द संसार में भी प्रतिपादित किए गए हैं। यह तीनों चीज बढ़िया से सुलझाए गए हैं। ठीक है, ये बात है। चलिए, अब हम इतसिंह के अनुसार, चीनी यात्री हैं ये चीनी यात्री, चीनी का मतलब चीन देश के यात्री, चीनी खाई वाला नहीं, चीनी यात्री हैं। इतसिंह के अनुसार, इतसिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु, भर्तृहरि की मृत्यु जो है बराबर 660 ईसा पूर्व मान रहे हैं, 650 ईसा पूर्व, 650 ईसा पूर्व मान रहे हैं। ठीक, आता है अब भाष्यकार, यथा महाभाष्यकार, महाभाष्यकार जो है, महाभाष्यकार कश्मीरी पंडित कैयट ने, कश्मीरी पंडित कैयट ने, कैयट इस टाइप नाम आए जान लीजिए, कश्मीरी पंडित लोग, कश्मीरी लोग हैं, कैयट, रौहट, अरे मतलब जो नाम ना कह सके तो जान लो कश्मीरी वाले हैं। ठीक है, कश्मीरी कैयट ने सन 1100 में, सन
1100 ईस्वी में, कहने का मतलब प्रदीप नाम की एक बहुत सुंदर टीका लिखे हैं। प्रदीप नामक एक सुंदर टीका लिखे हैं, ठीक है। टीका लिखे हैं। काव्यशास्त्र मम्मटाचार्य के भाई कहे जाते हैं। कैयट क्या कहे जाते हैं? ये कैयट काव्यशास्त्र जो है, यह कैयट जो है, ठीक है। कैयट कौन है? काव्य प्रकाशकार, काव्य प्रकाशकार मम्मट के भाई ये हैं, भाई कहे जाते हैं या हैं, ठीक। और इसी प्रकार से आप इस समय संस्कृत के पेज नंबर 34 है, बाबूराम सक्सेना। संस्कृत की केवल अध्ययन अध्यापन ही भाषा रह गई है। जो भी भाषा है, अध्ययन करो, अध्यापन करो, बस यही इतना काम रह गया है। कोई ना सूत्र अब जोड़ा जा रहा है, ना कोई तोड़ा जा रहा है, ना कोई व्याख्या हो रही है, सब कुछ धरे पड़े हैं, जान लीजिए। अभी देखा जाए हमारे हिसाब से संस्कृत भाषा इसीलिए हमको लगता है मेरिट भी बहुत ज़्यादा जाती है, जान लीजिए। 117, 18, 20 और 21, 22 तक मेरिट जा रही है। पहले आप कम से कम 10 साल पहले चले जाइए तो यह मेरिट लगभग सोशल सामाजिक विज्ञान को जाती थी, जान लीजिए, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जितने सब थे रटे पड़े थे, पढ़ लिए थे और कुछ बचा ही नहीं रहा था। वैसे संस्कृत भाषा भी देखा जाए, टीजीटी के अनुसार देखा जाए तो 7 किताबें चलती है, बहुत कम है, जान लीजिए इस हिसाब से। और सब लोग पढ़ाए कि इतना सरल भाषा हो गई है अब, इतने लोग पढ़ाने वाले भी हैं, बहुत पढ़ने वाले भी हैं, बहुत जानने वाले भी हैं। पहले उतना नहीं जान पाते थे, मेरी नहीं जाती थी, लेकिन अब तो दिमाग में एकदम किताबिये सूत्रों चाट डालते हैं सब लोग। तो देखिए अब की बार आया था 500 नंबर ला दिए थे, तो क्या हुआ? भाषा इसका मतलब सरल हुआ ना। किताबें कम है पहली बात तो, और दूसरी बात पढ़ाने वाले भी इतने अच्छे ढंग पढ़ा दे रहे हैं कि पढ़ने वाले बहुत अच्छे ढंग में कर ले रहे हैं, और प्रयास जारी है और अच्छे ढंग में प्राप्तांक भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसी कारण से ये सब कारण है कि मेरिट हाई जाने के लिए, जान लीजिए। इससे पहले सोशल में जाती थी मेरिट हाई, तो उन्होंने ये आप क्या काम करते हैं सोशल या हिंदी वाले, नए शोध वाले क्वेश्चन उठा के रख देंगे, 10-20 क्वेश्चन रख देंगे, जाओ 30-40 क्वेश्चन रख दिए, 50-60 कर लेते हो, बस जाओ करो, उसी में मेरिट रहो। अभी नहीं, हिंदी में आप देखो 60-70 के अंदर में रह गए, सोशल वैसे 70-80 के अंदर रह गए। तो ऐसे अभी जो बता रहे हैं कि हाँ यही प्रदीप नामक सुंदर टीका या पढ़ाए जाते हैं, अब कह रहे हैं केवल संस्कृत केवल अध्ययन अध्यापक भाषा रह गई है, और अतः व्याकरण मौलिक ग्रंथों के लिखने में ही अवसर नहीं रह गया है। क्योंकि जो व्याकरण की भाषा मौलिक ग्रंथ है लिखने का, यह जो है अब अवसर ही नहीं रह गया है। ना किसी की बस बात है, ना कोई मानेगा, ना कोई तोड़े, ना कोई इधर उधर करेगा। क्योंकि जितने एग्जाम्पल आप देखेंगे, चाहे व्याकरण शास्त्र में देखिए, चाहे आप कारक प्रत्यय में देखेंगे या संधि में देखेंगे, जितने हैं विद्याधान आलय और ये सब विद्याधान आतुर, तमाम ऐसे उदाहरण है, सब कुछ वही है। कहने में लाओगे तो नए कहाँ से लाओगे? समस्या ये है, जितने लाओगे सब लोग जान रहे हैं, सब कुछ पढ़ ले रहे हैं। और भी ऐसे ही कारक प्रत्यय में भी देखेंगे, कारक प्रकरण में भी बहुत से ऐसे हैं। हाँ, क्या कहते हैं, ओदनम पचति, क्या कहते हैं, विष के साथ जो है ओदन में, मतलब क्या कहते हैं, चावल को खा लिया है। तमाम ऐसे है। अब और क्या रखोगे उसमें बताइए? कुछ ऐसे बचा भी नहीं है रखने के लिए। हाँ, विष के साथ में दूध पी लिया, तमाम ऐसे रखोगे बस, और सिस्टम वही रहेगा, उदाहरण भले बदल दोगे। तो कहने का मतलब कुछ नया शोध नहीं है। ये संस्कृत में कोई शोध नहीं हो सकता बहुत ज़्यादा, जो भी शोध होगा वही पुराने
25-30 साल 50 साल पहले जो लिखा गया है वही उतना शोध हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी कारण से मेरिट जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, जान लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए इसका निराकरण भी 4-6 साल में 10 साल में हो जाएगा, क्योंकि ऐसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये सब 4 विषय मिलकर सोशल बनते हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, ये सब मिल करके मतलब पॉलिटिकल, ये सब मिल करके चारों मिल करके बनते हैं। तो सोशल में बहुत दयनीय स्थिति हो जा रही थी, लेकिन कुछ शोधार्थी कुछ इधर उधर के क्वेश्चन लाए, बहुत जटिल कर दिए, जान लीजिए 2 बार से, और तो बाकी जो है ही। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम। अवसर नहीं रहा है। इसके अतिरिक्त केवल बाल की खाल निकालने की न्यायिक समालोचना करने की ही प्रथा चल पड़ी है। बाल में खाल निकालो और क्या करोगे, कुछ नहीं और होगा। बाल में खाल निकालने का मतलब है जो कुछ इसमें दिए गए शब्द रूप हो, धातु रूप हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, जितने ये दिए गए हैं उदाहरण, उसी में इधर से उधर करो। सही है ना, जितने भी उदाहरण दिए हैं, माता चाहे पिता था, पंचा नाम, गंगा नाम, समाहारा, कोई भी देखो सब कुछ उदाहरण वही है। तो बाल में खाल तो निकालोगे ही और क्या करोगे, कहने का मतलब। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम। पाणिनि की जो व्याकरण के अध्ययन है, पाणिनि की व्याकरण की जो अध्ययन है दृष्टि से बदली और उसके मन में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। अब यह विभाग आधार पर अष्टाध्यायी के सूत्रों की व्यवस्था की जाने लगी है। विमल सरस्वती ने क्या कहा है, 1935 में कहे रूपमाला है। इसको आप लोग लिख लीजिए, विमल सरस्वती कौन है, यहाँ दे दीजिए, विमल सरस्वती। विमल सरस्वती ने 1350 में ईस्वी में 1350 ईस्वी है, लगभग प्रख्यात विद्वान भट्टो दीक्षित ने, नहीं 1350 में रूपमाला, क्या लिखा है, रूपमाला नामक ग्रंथ लिखे हैं। कौन लिखा है, विमल सरस्वती ने सन 1950 में रूपमाला लिखा है। ठीक है, और रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में, रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में प्रक्रिया कौमुदी दृष्टिकोण से लिखी। प्रक्रिया कौमुदी इसी दृष्टिकोण से लिखी, परंतु यह जो है श्रेणी सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है 1930 में प्रख्यात विद्वान भट्टो दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के नाम से की। ठीक है, 1930 ईस्वी में कौन सा रचना लिखेगी, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी लिखी गई। ठीक है, यह प्रख्यात भट्टो दीक्षित द्वारा, भट्टो जी दीक्षित द्वारा 1930 में लिखी गई सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, इसी आधार पर लिखी गई, कहने का मतलब प्रक्रिया ही चली आई। और उसके बाद सिद्धांत कौमुदी, इसी के महत्व से जान लीजिए टीकाओं के अन्य श्रृंखला और पाणिनि व्याकरण की प्रचलित पाठ्य पुस्तक होने से नहीं, इसका महत्व इसलिए इतना अधिक है कि मुनित्रय
विद्वानों में सांगोपांग समन्वय के साथ वैयाकरण पद्धतियों का सार ग्रहण किया है। सांगोपांग मीन एक समन्वय तीनों का हुआ है, इसी से यह ग्रंथ बहुत हाई लेवल में चली गई है, कहने का मतलब। ठीक है, महत्व क्यों बढ़ा? त्रिमुनि है, मुनित्रय है। मुनित्रय मतलब पाणिनि पतंजल कात्यायन द्वारा जो तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं उसी को देख करके ये सब लोग भी अपना अपना ग्रंथ लिखें, इसीलिए इसका भी थोड़ा सा मान बढ़ गया है। ठीक, सांगोपांग का समन्वय किए गए व्याकरणों तथा पद्धतियों से भी सार ग्रहण किया गया है तथा नवोदित पद्धतियों की आलोचना जो है इसकी सफलता की गई, और यह जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी के क्रम को निकाल दिया है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी क्रम है वह निकाल दिया है। साथ ही बोपदेव, मुग्धदेव, सर्ववर्मा, कांत, चांद्र व्याकरण बाहर कर दिया है। अष्टाध्यायी को क्रम को निकाल दिया है। साथ ही बोपदेव के मुग्धबोध, बोपदेव के मुक्त बोध, ठीक है, बोपदेव के मुक्त बोध और सर्ववर्मा के कांत, सर्ववर्मा के कांत, कांतंत्र, ठीक है, और चंद्र गोबी के चांद्र, चंद्र गोबी के चांद्र, चंद्र गोबी के चांद्र, ठीक है। इसी आधार पर चांद्र लिखे। प्रभृत व्याकरणों को भी बाहर निकाल दिया। भट्टोदय दीक्षित रामचंद्र की शेष चलाई परंपरा धुरीण है। धुरीण मतलब अपनी परंपरा अपनी उसकी धुरी पर है। और यह रंगोजी दीक्षित के पुत्र शेष कृष्ण भी सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखा है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कह रहे हैं रंगोजी दीक्षित के पुत्र जो है शेष कृष्ण के शिष्य कौन हैं? सिद्धांत कौमुदी पर लिखे हैं। शेष कृष्ण भट्टोदय दीक्षित रामचंद्र शेष की, रामचंद्र भट्टोदय दीक्षित कहाँ गए? रंगोदय दीक्षित तथा शेष कृष्ण के शिष्य थे और इन्होंने सिद्धांत कौमुदी पर स्वयं लिखा पौर मनोरमा नामक टीका लिखा है। प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका लिखा है। टीका, ठीक है। और उसके बाद तब क्या हुआ? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर तथा पाणिनि के अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुंभ लिखे हैं। शब्द कौस्तुंभ लिखी गई है। कौस्तुंभ नामक विस्तृत टीका व्याख्या किया गया है। कहने का मतलब सिद्धांत कौमुदी पर प्रौढ़ मनोरमा लिखा गया है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुंभ लिखा गया है। ठीक है, ये इतना जानिए। और भट्टोदय दीक्षित के भतीजे जो है, भट्टोदय दीक्षित के भतीजे ये क्या लिखे हैं? कोंड भट्ट हैं उनका भतीजा, कोंड भट्ट लिखे हैं वाक्य विन्यास। ठीक है,
और दार्शनिक विवेचन संबंधी वैयाकरण को नामक भूषण पुस्तक लिखे हैं, वैयाकरण भूषण नामक पुस्तक लिखे हैं। वैयाकरण नामक भूषण लिखे हैं। ठीक है। भट्टोजी दीक्षित गुरु भाई तब क्या किए, अब एक कहानी देख लीजिए। भट्टो जी दीक्षित के गुरु भाई थे। कौन है गुरु भाई? पंडित कौन है भाई? गुरु भाई थे पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने प्रौढ़ मनोरमा पर, अब देखो जो प्रौढ़ मनोरमा यहाँ लिखी गई है टीका, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप यह प्रौढ़ मनोरमा जो टीका ये लिखे थे सिद्धांत कौमुदी पर, शेष कृष्ण के शिष्य जो लिखे थे ये टिकवा, हाँ, अब ये पंडित भट्टोजी दीक्षित के गुरु भाई थे और पंडित राज जगन्नाथ थे। पंडित राज जगन्नाथ जानते हैं, तब इस पे कौन टीका लिखे? प्रौढ़ मनोरमा है तो क्या लिखे? मनोरमा कुत मर्दनी। ठीक है। प्रौढ़ मनोरमा पर, प्रौढ़ मनोरमा पर, मनोरमा कुछ मर्दनी नामक टीका लिखे, नामक टीका लिखें। ठीक है। अब आप समझ लीजिए, पहले के ज़माने में भी बहुत से ऐसे होते थे चढ़ा चढ़ी में कोई काम करते थे, अब भी है, पहले भी है। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, जो पंडित राज जगन्नाथ हैं ये तो ठीक। चलिए, पंडित राज जगन्नाथ जो है बहुत थोड़ा सा रंगीला टाइप आदमी थे, और क्या बताएं। ठीक है। रसिया इन्होंने धोना लोग लिखा है। हाँ, ये पंडित राज जगन्नाथ जी एक राजा के यहाँ रहते थे बहुत पहले, और उस राजा ने अपना कुछ इसमें से जैसे रचना लिख करके दिए, तो उनको राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा कि आप जो कुछ मांगना हो मांग लीजिए, सोना चांदी घोड़े हाथी यही सब तो मांगते ही थे। लेकिन एक जो है कहे कि हमारी एक कोई उनकी जो है प्रेमिका थी, कहें कि हम उससे शादी करा दीजिए। कहें ठीक है, करा दिए। तो कहने का मतलब जो है, आप शेष कृष्ण जो लिखे थे इस पर प्रौढ़ मनोरमा, ये क्या लिखे हैं? भट्टोजी दीक्षित गुरु ये हैं, गुरु भाई हैं, कहने का मतलब भट्टोजी दीक्षित पंडित राज जगन्नाथ यह लिखे हैं प्रौढ़ मनोरमा पर, मनोरमा कुछ मर्दनी। जान लीजिएगा, अब समझ लीजिए आप क्या बात है। नामक टीके लिखे हैं। मनोरमा जो है किसी का नाम है और प्रौढ़ मनोरमा लिख दिए, तो ये मनोरमा को कुछ कर दिए, मर्दनी मीन मर्दना कर दिए, कुछ माने जान ही रहे हैं। ठीक।
अब बताएंगे नहीं, अब आप खुद समझदार हैं, ठीक है। मनोरमा का कुछ जो है मर्दन कर दो, कहने का मतलब यह नामक टीका लिखे, बेजोड़ टीका लिखें, कहने का मतलब है, ठीक है। अब आप लोग समझ लीजिए, पंडित राज जगन्नाथ बहुत ऐसे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो जोड़ तोड़ जवाब देते हैं ऐसे ऐसे टीकाओं लिख करके, ठीक है। चलिए, समय भी हो रहा है, 12 तक हो गया है, कहने का मतलब अब हम कल कात्यायन के विषय में चर्चा हो रही है, वही हेडिंग चल रही है। तो थोड़ा सा 13वां नंबर पर कल बात होगी, 13वां 14वां 15वां कल समाप्त हो जाएगा हमको लगता है। हाँ, व्याकरण प्रवेशिका कल समाप्त हो जाएगी, प्राकथन सिर्फ समाप्त होगा, देखेंगे, नहीं तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा, देखेंगे संज्ञा की कुछ प्रत्याहार है जो भी, तब बड़ा विचार चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, और आप लोग कल 13वां वही पढ़कर आइएगा प्राकथन पर, और बाकी जो भी है इसे लिखते चलिए, याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। हाँ, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए, सबसे पहले ही जो भाई अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, आपको भी समय समय पर सारी वीडियो प्राप्त हो जाती है सब्सक्राइब करने से, और आप अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए।